नमस्ते। जिन्ना के सपनों का मुल्क वो पाकिस्तान, जहां मार्च का महीना पार होते ही हर साल सूखे की आशंका से पसीने छूट जाते हैं और जहां मई का महीना आते ही पाकिस्तान की सेना आसमान की तरफ देखने लगती है कि कब बादल बरसेंगे। यही बादल पाकिस्तान की जनता के लिए सबसे बड़ी आफत बनकर आते हैं और यही बादल पाकिस्तान की फौज के लिए कुबेर का खजाना बन जाते हैं। ऐसा खजाना जिसके बूते हुए भारत की बराबरी करने के लिए हर साल करोड़ों डॉलर के हथियार खरीदने में जुट जाता है। चौंकाने वाली बात यह है कि आज तक किसी ने कभी ध्यान नहीं दिया कि पाकिस्तानी सेना की हथियारों और गोला बारूद की डील नवंबर महीने से फरवरी महीने के दौरान ही क्यों होती है। दोस्तों, आज का वीडियो पाकिस्तान के उस घोटाले का पर्दाफाश है जो पाकिस्तान अपनी जनता के साथ ही नहीं पूरी दुनिया के साथ कर रहा है। आज हम उस सच को सामने लाएंगे जो एक कंगाल मुल्क को हथियार खरीदने की ताकत देता है। जिस देश की आवाम नए तहमंद के लिए तरसती है, वहां की सेना के पास आधुनिक हथियार खरीदने के लिए पैसा आता कहां से है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह नाग घोटाला सेना की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। पाकिस्तान में बाढ़ कोई अचानक आने वाली आपदा नहीं है। यह एक जाना पहचाना चक्र है जो हर कुछ साल में दोहराया जाता है। पानी आता है, गांव डूबते हैं, शहर उजड़ते हैं, तस्वीरें दुनिया भर में फैलती है और फिर वही दुनिया पाकिस्तान के लिए मदद के दरवाजे खोल देती है। डॉलर, यूरो, रियाल और युआन रात के नाम पर इस मुल्क में उतरने लगते हैं और उसी पल से दो पाकिस्तान बन जाते हैं। एक वह पाकिस्तान जो तिरपाल के नीचे बैठा होता है और दूसरा वह पाकिस्तान जो बंद कमरों में बैठकर यह तय करता है कि इस आपदा को कैसे अवसर में बदला जाए। साल 2025 में भी यही हुआ। जून के आखिरी दिनों में मानसून ने सामान्य से कहीं ज्यादा ताकत के साथ दस्तक दी। मौसम विभाग के रिकॉर्ड बताते हैं कि जुलाई 2025 के पहले 15 दिनों में पाकिस्तान के कई हिस्सों में औसत से 40 से 50% अधिक बारिश दर्ज की गई। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के दर्जनों जिले एक साथ पानी की चपेट में आ गए। 7 जुलाई तक इंडस नदी खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी और 12 जुलाई आते आते हालात इतने बिगड़ चुके थे कि सरकार को इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करना पड़ा। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि इस बाढ़ ने 3 करोड़ से अधिक लोगों को सीधे तौर पर प्रभावित किया। 30 लाख से ज्यादा घर या तो पूरी तरह बह गए या रहने लायक नहीं बचे। 350 से ज्यादा लोगों की मौत दर्ज की गई और लाखों लोग एक झटके में बेघर हो गए। खेत तबाह हो गए, फसलें सड़ गई और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई। यह वही समय था जब पाकिस्तान सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने हाथ फैलाए और दुनिया ने बिना ज्यादा सवाल किए मदद भेजनी शुरू कर दी। जुलाई से सितंबर 2025 के बीच पाकिस्तान के लिए लगभग $2.5 अरब की विदेशी मानवीय सहायता घोषित की गई। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों ने $1 अरब से अधिक का आपात राहत पैकेज मंजूर किया। यूरोपीय संघ और उसके सदस्य देशों से सैकड़ों मिलियन डॉलर आए। खाड़ी देशों ने नकद और सामग्री सहायता भेजी और चीन ने भी बड़ी मात्रा में राहत सामग्री और वित्तीय सहयोग दिया। कागजों पर यह सब पाकिस्तान के बाढ़ पीड़ितों के लिए था, उनके खाने, इलाज, स्थायी घर और पुनर्वास के लिए। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, जमीन पर तस्वीर बदलती चली गई। अगस्त के अंत तक सिंध के कई इलाकों में लोग अब भी खुले आसमान के नीचे थे। रात शिविरों में भोजन सीमित था और साफ पानी तक की व्यवस्था कई जगह नदारद थी। स्थानीय स्वयंसेवी संगठनों की रिपोर्ट में यह दर्ज होने लगा कि जिन पैसों की घोषणाएं की जा रही है वे जमीनी राहत में दिखाई नहीं दे रहे। और फिर सामने आया वह आंकड़ा जिसने इस पूरी कहानी को एक अलग दिशा में मोड़ दिया। आंतरिक ऑडिट दस्तावेजों और राहत वितरण से जुड़े रिकॉर्ड्स के मुताबिक विदेशों से आई कुल बाढ़ सहायता का महज 2% हिस्सा ही सीधे पीड़ितों तक पहुंच पाया। बाकी 98% पैसा प्रशासनिक चैनलों में घुमाया गया, अलग अलग खातों में ट्रांसफर हुआ और अन्य सरकारी जरूरतों के नाम पर खर्च कर दिया गया। यही वह बिंदु था जहां यह सवाल सिर्फ राहत की विफलता का नहीं रहा बल्कि एक संगठित घोटाले की शक्ल लेने लगा। इसी दौर में पाकिस्तान की सेना की गतिविधियों पर नजर डालिए। सितंबर 2025 के बाद से रक्षा सौदों की फाइलें अचानक तेजी से आगे बढ़ने लगी। चीन के साथ हथियारों और गोला बारूद की बातचीत ने रफ्तार पकड़ ली। J-17 लड़ाकू विमानों के लिए नए हथियार पैकेज और गोला बारूद की खरीद पर चर्चा शुरू हुई।
रॉकेट सिस्टम, आर्टिलरी सेल्स और एम्यूनिशन की डील्स पर बातचीत चलने लगी। तुर्की और कुछ अन्य देशों के साथ भी सैन्य उपकरणों को लेकर संपर्क बढ़ा। यह कोई पहली बार नहीं था। अगर पिछले एक दशक के आंकड़े देखें तो एक पैटर्न साफ दिखाई देता है। पाकिस्तान की सेना की बड़ी हथियार खरीद डील्स अक्सर नवंबर से फरवरी के बीच फाइनल होती है। यही वह समय होता है जब मानसून गुजर चुका होता है, बाढ़ की तस्वीरें दुनिया की नजरों से हट चुकी होती है और अंतर्राष्ट्रीय सहायता की अधिकांश रकम पहले ही सिस्टम में प्रवेश कर चुकी होती है। यही वह खिड़की होती है जहां रात का पैसा दिशा बदल लेता है। सरकार एक तरफ यह कहती रहती है कि देश के पास पुनर्वास के लिए धन नहीं है, दूसरी तरफ सेना के लिए करोड़ों डॉलर के हथियार सौदे बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ते रहते हैं। यही विरोधाभास इस कहानी का असली केंद्र है। जब एक कंगाल मुल्क अपनी जनता को 2 वक्त की रोटी और छत नहीं दे पा रहा है, तब वही मुल्क आधुनिक हथियारों की खरीद कैसे कर पा रहा है? वह पैसा कहां से आ रहा है जिसकी कोई स्पष्ट सार्वजनिक जानकारी नहीं दी जाती। इसी बीच बाढ़ पीड़ितों की हालत और खराब होती चली गई। लाखों लोग महीनों बाद भी अपने घरों को लौट नहीं पाए। बच्चों की पढ़ाई छूट गई, बीमारियां फैली और कई इलाकों में हालात आपात स्थिति जैसे बने रहे। लेकिन इन सब की खबरें धीरे धीरे मीडिया से गायब होने लगी। स्थानीय पत्रकारों ने आरोप लगाया कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में रिपोर्टिंग को सीमित किया गया और कई वीडियो व रिपोर्ट्स को हटवाया गया ताकि दुनिया यह न देख सके कि राहत का दावा और हकीकत के बीच कितना बड़ा अंतर है। यहां से कहानी और गहरी होती चली जाती है, क्योंकि यह सिर्फ पैसों की हेराफेरी नहीं है। यह एक ऐसे सिस्टम की तस्वीर है जहां हर साल आपदा आती है, हर साल दुनिया मदद भेजती है और हर साल उसी मदद का एक हिस्सा हथियारों में बदल जाता है। यह वही सिस्टम है जो पाकिस्तान की सेना को लगातार ताकत देता रहता है, जबकि उसी देश की जनता हर बार नई तबाही का शिकार बनती है। बाढ़ का पानी जब धीरे धीरे उतरने लगता है तो पाकिस्तान की सरकार और उसकी सेना दोनों एक जैसी भाषा बोलने लगती है। कहा जाता है कि हालात काबू में हैं, पुनर्वास का काम चल रहा है और संसाधनों की भारी कमी है। लेकिन ठीक इसी समय पाकिस्तान के रक्षा विभाग के भीतर फाइलें तेजी से आगे बढ़ने लगती है। अगर पिछले 10 वर्षों के आधिकारिक रक्षा आयात आंकड़ों को देखा जाए तो एक हैरान करने वाला पैटर्न सामने आता है। पाकिस्तान की कुल हथियार और गोला बारूद खरीद का लगभग 60 से 65% हिस्सा हर साल नवंबर से फरवरी के बीच ही फाइनल होता है। यही वह अवधि होती है जब मानसून खत्म हो चुका होता है और अंतर्राष्ट्रीय राहत की अधिकांश राशि पहले ही पाकिस्तान के खातों में प्रवेश कर चुकी होती है। साल 2025 में यह पैटर्न और भी साफ दिखा। जुलाई और अगस्त में बाढ़ के नाम पर जो विदेशी सहायता आई, उसके सितंबर तक सरकारी खातों में ट्रांसफर होने के बाद अक्टूबर से ही पाकिस्तान की सैन्य खरीद गतिविधियां तेज हो गई। रक्षा व्यापार से जुड़े दस्तावेजों के मुताबिक अक्टूबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच पाकिस्तान ने कुल मिलाकर लगभग 1 अरब 10 करोड़ डॉलर से 1 अरब 30 करोड़ डॉलर मूल्य के हथियार और गोला बारूद सौदों पर बातचीत या प्रारंभिक समझौते किए। इसमें से सबसे बड़ा हिस्सा चीन के साथ जुड़ा हुआ था। चीन से पाकिस्तान ने इस अवधि में आर्टिलरी सेल्स, रॉकेट सिस्टम, छोटे हथियारों के लिए एम्यूनिशन और JF-17 लड़ाकू विमानों के लिए सपोर्ट पैकेज पर काम किया। अकेले आर्टिलरी और एम्यूनिशन से जुड़े सौदों की अनुमानित कीमत 450 से 500 मिलियन डॉलर के बीच बताई जाती है। इसके अलावा तुर्की से ड्रोन टेक्नोलॉजी और कुछ नेवल उपकरणों पर बातचीत हुई, जिसकी अनुमानित लागत 120 से 150 मिलियन डॉलर आंकी गई। कुछ पूर्वी यूरोपीय देशों से भी गोला बारूद और स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति पर संपर्क बढ़ाया गया। यह सब उस समय हो रहा था जब पाकिस्तान सरकार यह दावा कर रही थी कि बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास के लिए उसके पास धन नहीं है। सरकारी बयानों में कहा जा रहा था कि कम से कम 6 से 7 अरब डॉलर की आवश्यकता है, जबकि उपलब्ध संसाधन बेहद सीमित है। यह विरोधाभास इस पूरे घोटाले की रीढ़ बनता है। एक तरफ पुनर्वास के लिए धन की कमी का रोना और दूसरी तरफ सेना के लिए करोड़ों डॉलर के हथियार सौदे। अब जरा उन पैसों की बात करें जो बाढ़ के नाम पर आए थे। जुलाई से सितंबर 2025 के बीच पाकिस्तान को जो लगभग 2 अरब 60 करोड़ डॉलर की विदेशी सहायता मिली, उसमें से लगभग 1 अरब 80 करोड़ डॉलर नकद या सीधे वित्तीय सहायता के रूप में थी। बाकी सहायता सामग्री और सेवाओं के रूप में थी।
आंतरिक दस्तावेज बताते हैं कि इस नगद सहायता का बड़ा हिस्सा केंद्र और प्रांत खातों में जमा किया गया, जहां से उसका उपयोग सेना और उससे जुड़े विभागों की लॉजिस्टिक जरूरतों को पूरा करने में किया गया। यही वह बिंदु है जहां बाढ़ राहत और सैन्य खरीद एक ही लाइन में आकर खड़ी हो जाती है। पाकिस्तान में आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी औपचारिक रूप से नागरिक प्रशासन की होती है, लेकिन जमीनी स्तर पर राहत सामग्री का भंडारण, परिवहन और वितरण सेना के हाथ में रहता है। इसका मतलब यह है कि राहत के नाम पर आया पैसा और सामग्री पहले सेना के नियंत्रण से गुजरती है। इसी रास्ते से धन का वह हिस्सा गायब होता है जिसकी कोई सार्वजनिक ऑडिट रिपोर्ट सामने नहीं आती। सितंबर 2025 के बाद से बाढ़ पीड़ितों के लिए जारी होने वाली सहायता अचानक धीमी पड़ गई। कई प्रांतों में राहत शिविर बंद कर दिए गए या उनका बजट काट दिया गया। सिंध में सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार अगस्त 2025 तक जहां लगभग 12 लाख लोग राहत कैंपों में रह रहे थे, वहीं नवंबर तक यह संख्या आधी से भी कम दिखने लगी, जबकि जमीनी हालात में ऐसा कोई बड़ा सुधार नहीं हुआ था। इसका सीधा मतलब यह था कि लोगों को कागजों में पुनर्वासित घोषित कर दिया गया, जबकि वे हकीकत में अब भी बेघर थे। बाढ़ पीड़ितों की स्थिति पर नजर डाले तो तस्वीर और भी भयावह हो जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठनों की रिपोर्ट के अनुसार बाढ़ के बाद पाकिस्तान में जल जनित बीमारियों के मामलों में लगभग 30% की वृद्धि दर्ज की गई। सिंध और बलूचिस्तान में हजारों बच्चे कुपोषण का शिकार हुए। स्कूलों के बंद रहने से लगभग 20 लाख बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई, लेकिन इन आंकड़ों को कभी प्रमुखता से सार्वजनिक नहीं किया गया। यहीं पर सेंसरशिप की कहानी शुरू होती है। स्थानीय पत्रकारों और मानवाधिकार समूह का दावा है कि सितंबर 2025 के बाद बाढ़ प्रभावित इलाकों में मीडिया की पहुंच को सीमित कर दिया गया। कई रिपोर्ट्स को यह कहकर रोका गया कि इससे देश की छवि खराब होगी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो हटवाई गई। नतीजा यह हुआ कि दुनिया को यह लगने लगा कि पाकिस्तान बाढ़ से उबर चुका है, जबकि जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट थी। इसी खामोशी के बीच सेना की खरीद गतिविधियां अपने चरम पर पहुंच गई। नवंबर और दिसंबर 2025 में पाकिस्तान के रक्षा बजट से जुड़े आंकड़े बताते हैं कि आपात लॉजिस्टिक और सुरक्षा जरूरतों के नाम पर अतिरिक्त फंड जारी किया गया। यह फंड सीधे सैन्य खरीद से जुड़े खातों में गया, लेकिन इसके स्रोत को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं किया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि यही वह रास्ता है जहां से बाढ़ राहत का पैसा धीरे धीरे हथियारों में बदल जाता है। अगर पिछले 5 वर्षों का औसत देखा जाए तो पाकिस्तान हर साल लगभग 3 से 4 अरब डॉलर का हथियार आयात करता है। 2025 में आर्थिक संकट और विदेशी कर्ज के दबाव के बावजूद यह आंकड़ा कम होने की बजाय स्थिर रहा। यह तब संभव हुआ जब देश के पास विदेशी मुद्रा भंडार ऐतिहासिक रूप से निचले स्तर पर था और आम जनता महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रही थी। यही वजह है कि यह कहानी सिर्फ एक साल या एक बाढ़ की नहीं है। यह एक ऐसे मॉडल की कहानी है जिसमें आपदा आती है, अंतरराष्ट्रीय मदद आती है, जनता को नाम मात्र की राहत मिलती है और वही पैसा सेना की ताकत बढ़ाने में लग जाता है। हर बार पैटर्न वही रहता है और हर बार सवाल वही दबा दिए जाते हैं। बाढ़ पीड़ित आज भी पूछ रहे हैं कि उनके नाम पर आए पैसों का क्या हुआ। जिनके घर बह गए, जिनकी जमीन बर्बाद हो गई, जिनके बच्चे स्कूल छोड़ने को मजबूर हो गए, उनके पास आज भी कोई जवाब नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की सेना के पास आधुनिक हथियार हैं, नए गोला बारूद के स्टॉक हैं और नए सौदों की तैयारी है। यही वह सच्चाई है जिसे बार बार ढकने की कोशिश की जाती है। यही वह घोटाला है जो हर साल किसी न किसी आपदा के साथ दोहराया जाता है और यही वजह है कि यह मामला यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि जब तक आपदा को अवसर में बदलने का यह सिस्टम चलता रहेगा तब तक पाकिस्तान की जनता हर साल नई बाढ़ और नई तबाही के लिए मजबूर होती रहेगी और सेना हर साल नई ताकत हासिल करती रहेगी। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।